स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप सभी का आरसीसी के शोर सीरीज में स्वागत है। हम हैं हमारे थर्ड लेक्चर के ऊपर और यहाँ पर हम आपको एसएससी जेईई मेंस के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इस सीरीज के अंदर आरसीसी के हम ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि इस एसएससी जेईई का 2023 का जो नया एग्जाम पैटर्न है उसमें आ सकते हैं, यानी कि गेट और आईएएस के कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट टू हायर लेवल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। सो यहां पर अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सीरीज को फॉलो करें और साथ में अपना जो सब्जेक्ट वीक हो उसे रिवाइज करते चलें। बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप एसी प्लस पर एप्लीकेशन पे अवेलेबल एक प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच जो कि ओनली एसएससी जेईई मेंस 2023 के नए पैटर्न पर डिजाइन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर 200 प्लस आपको लेक्चर मॉड्यूल्स मिलेंगे, साथ में 100 प्लस टेस्ट सीरीज है जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट एंड यहां पर 80 सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। 3000 प्लस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलेंगे और साथ में जो लेक्चर्स हैं और प्रैक्टिस सेशन के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप एंड टाइम पे रिवाइज कर पाए। जो YouTube पर हम सेशंस लेकर आ रहे हैं इसका हमने टेंटेटिव शेड्यूल भी अपलोड कर दिया है कम्युनिटी पोस्ट में, उसे चेक करें। और सैटरडे या संडे के दिन हम और आप लोग जुड़ेंगे जिसमें हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट एसएससी जेईई का लाइव आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। तो हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का थर्ड लेक्चर जो कि डिजाइन ऑफ बीम पर ही हमने क्वेश्चंस यहां पर फ्रेम किए। तो जो पहला क्वेश्चन इस सेशन का वो है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर कंक्रीट M20 एज पर कोडल प्रोविजन। इसको समझेंगे। सबसे पहला जो नियम है वो ये कि जब भी हम टेस्ट करें तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन कितने लेना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन फॉर टेस्ट रिजल्ट, फॉर ए टेस्ट रिजल्ट्स। सो एक टेस्ट रिजल्ट के लिए कम से कम आपको 3 क्यूबिकल स्पेसिमेन लेना है, कम से कम 3। अगला फिर ये तो एक सैंपल का हो गया। ऐसे नंबर ऑफ सैंपल के लिए क्या रिजल्ट्स हैं? सो नंबर ऑफ सैंपल के लिए आईएस कोड ने बोला है जितना वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट उस बेचिंग प्लांट में डेली प्रिपेयर हो रहा है, अगर वो 1 से 5 के बीच में है, 1 to 5 है, या फिर वो 6 to 15 है, या 16 to 30 है, या 31 to 50 है, और या 50 से भी ज्यादा का आपका डेली कंक्रीट बन रहा है इन क्यूबिक मीटर, तो इसके लिए इन्होंने बोला है आपको एक सैंपल लेना है। 6 से 15 में 2 सैंपल लेने हैं, 16 से 30 में 3 सैंपल लेने हैं, 31 से 50 में 4 लेने हैं, और 50 से ऊपर पे 4 तो लेना है फॉर फर्स्ट 50, और फिर हर एक 50 के बढ़ने पर आपको एक और बढ़ाते जाना है। जैसे मान लो अगर 200 क्यूबिक मीटर बन रहा है तो शुरुआत के 50 पे 4 तो हो गए, फिर एक्स्ट्रा कितना बचा 150 में कितने 50 आ रहे हैं 3, तो हर एक के लिए एक है, तो 3 50 के लिए कितना हो गया 1। तो यहां पर हो गए टोटल 3 और 3 + 4 यानी 7। तो अगर 200 क्यूबिक मीटर बन रहा है तो शुरुआत के 50 के लिए 4 और बाद के 3 50 के लिए 3, तो ये हो जाएगा टोटल 7 सैंपल्स हम यहां पर लेंगे और एक सैंपल में कम से कम 3 क्यूबिकल स्पेसिमेन लिए जाते हैं। इसमें एक और रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल परसेंटेज वेरिएशन है, इंडिविजुअल परसेंटेज वेरिएशन है किसी भी टेस्ट का, इट शुड नॉट बी मोर देन ±15%, अदरवाइज उस टेस्ट के रिजल्ट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगला इसमें याद रखना है आपको यहां पर कि स्ट्रेंथ ऑफ मिनिमम फॉर नॉन ओवरलैपिंग consecutive test result should not be less than, किससे कम नहीं आना चाहिए, FCK +3 या फिर FCK + 0.825 सिग्मा, और या फिर है
FCK प्लस 4 और FCK प्लस 0.825 सिग्मा, 825 सिग्मा विच एवर इज मोर। ठीक है, ये वाला आपको लेना है अगर M15 या उससे नीचे का ग्रेड कॉन्क्रीट बन रहा है, और ये आपको लेना है M20 या उससे ऊपर के लिए। ठीक है, अगला इसमें याद रखना है जो आपका इंडिविजुअल जो टेस्ट रिजल्ट होंगे, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, जब हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल को भी ध्यान रखना है। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट बी लेस देन FCK -3 एंड FCK -4। FCK -4 होगा M20 या उससे ऊपर वालों में, और M15 अगर है या उससे लोअर है तो FCK -3। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट इससे कम नहीं आना चाहिए। अब क्वेश्चन में किसका पूछा है, मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए M20, तो उसमें कितना होगा FCK -4, सो B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज FCK -4 कब लेना है, M20 या हायर ग्रेड के लिए, और अगर M15 ग्रेड है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपका FCK -3। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR टू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर M25 ग्रेड। तो FCR जो होता है वो है 0.7 अंडर रूट FCK, FCK है 25, तो ये हो जाएगा 5, और 0.7 इंटू 5 आएगा 3.5 मेगा पास्कल। वहीं पर किसका रेशियो लेना है, टू कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब वो तो खुद FCK है और वो कितना है 25। तो अगर दोनों का रेशियो लें FCR अपॉन FCK करें तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3.5 के अपॉन में 25, रेशियो लेंगे 5 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 0.7, मतलब ये हो जाएगा 7 के अपॉन में 50, 7/50। ठीक है, 7/50 मतलब वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, 7/50 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग वैल्यू आएगी 0.14। इसको आप डिवाइड करें, वैल्यू आएगी 0.14, सो सी विल बी दी करेक्ट आंसर 0.114। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज एट व्हाट स्ट्रेस डज द फर्स्ट फ्लेक्सर क्रैक अपीयर इन RCC बीम ऑफ M25। देखो पहला जो फ्लेक्सर क्रैक तब आता है, फ्लेक्सर क्रैक का मतलब है टेंशन में क्रैक कब आएगा, फ्लेक्सर क्रैक मतलब RCC बीम में टेंशन जोन में क्रैक आना, और पहला क्रैक तब आएगा जब स्ट्रेस जो टेंशन में आ रहा है वो FCR के बराबर हो जाए या उसको एक्सीड कर जाए, और जब स्ट्रेस FCR के बराबर या उसको एक्सीड करता है या बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है बराबर, तब ऐसे केस में जो मोमेंट लग रहा होता है उसे क्रैकिंग मोमेंट बोलते हैं। क्रैकिंग मोमेंट वह मोमेंट होता है जब पहला फ्लेक्सर क्रैक आता है, और जो लोड लग रहा होता है उसे क्रैकिंग लोड कहा जाता है। अब हमसे पूछा है पहला स्ट्रेस कितने लेवल पर आएगा, तो वो FCR पे आएगा, और FCR की वैल्यू क्या होती है 0.7 अंडर रूट FCK, और FCK है 25, तो ये आ जाएगा 3.5 मेगा पास्कल पे पहला फ्लेक्सर क्रैक आएगा, यानी B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज what is the modular ratio to be used in analysis of RC beam using working stress method if the grade of concrete is M20। इसको समझते हैं, मॉड्यूलर रेशियो डिजाइनिंग में जो यूज करते हैं वो है 280 के अपॉन में 3 सिग्मा CBC। अब M20 के लिए, M15 के लिए जो सिग्मा CBC होता है वो होता है 5, और M20 के लिए होता है 7, और M25 के लिए होता है 8.5, और M30 के लिए होता है 10। ठीक, M30 के लिए 10 होता है। अभी ये पूछा है तो यहां 7 आएगा, तो ये आ जाएगा 280 के अपॉन में 3 इंटू यहां पे आ जाएगा 7। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 7 4 28, मतलब 40/3, और 4/3 कितना होता है 1.33 इंटू 10, मतलब ये आ जाएगा 13.33। तो बिना कैलसी के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आंसर आ गया 13.3। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर मॉड्यूलर रेशियो एज 13, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील इज 415। रेशियो बताना है बैलेंस्ड डेप्थ का, बैलेंस सेक्शन की डेप्थ का, न्यूट्रल एक्सिस का, एज पर WSN।
WSM में बैलेंस सेक्शन की डेप्थ को XC बोलते हैं और XC बराबर KD होता है। वहीं पर किसका रेशियो बताना है? बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एज पर लिमिट स्टेट, उसको हम XU लिम बोलते हैं और XU लिम बराबर भी KD होता है। अगर हम यहां पर XC/D निकाल लें तो अलग अलग K की वैल्यूज आप याद रखो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, D का रेशियो तो सेम ही होगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4, एक होती है 0.288 और एक होती है 0.253। ये होती है Fe250 के लिए, ये होती है Fe415 के लिए और ये होती है Fe500 के लिए। वहीं पर इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.53, 0.48 एंड 0.46। ये वैल्यू होती है Fe250 और Fe415 और Fe500 के लिए। अब क्वेश्चन क्या है, दोनों का रेशियो हमसे पूछा है, तो हम अल्टीमेटली XC/D अपॉन XU लिम बाई D भी कर देंगे तो भी वो अल्टीमेटली XC अपॉन XU लिम ही आएगा, क्योंकि D से D कट जाएगा। पूछा क्या है? XC के अपॉन में XU लिम का पूछा है। XC मतलब क्रिटिकल डेप्थ अपॉन लिमिटिंग डेप्थ, तो वो D वाला रेशियो डिवाइड कर देंगे। पूछा किसके लिए? Fe415 दे रखा है ग्रेड, तो यहां पर वैल्यू आएगी 0.288 और इसमें वैल्यू आएगी 0.48। 0.48। अगर इसको सिंप्लीफाई करें यहां से, इसको हम कर देते हैं 28/48, तो ये हो जाएगा हमारे पास लगभग 4 7 जा 28 और 12 4 जा 48, है ना। 4 7 जा 28 और 12 4 जा कितना होता है? 48 होता है। तो ये 7/12 आंसर आ गया, मतलब C विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इंक्रीज्ड विथ। जो कॉन्क्रीट का यंग मॉड्यूलस है वो वैल्यू होती है 5000 √FC के। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि यंग मॉड्यूलस जो है वो FCK के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। अब जिससे FCK बढ़ेगा उससे E बढ़ेगा, तो हायर W/C। ये आंसर इसलिए गलत होगा क्योंकि जब W/C रेशियो ज्यादा होता है तब FCK यानी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। W/C और स्ट्रेंथ का इनवर्स रिलेशन है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम होगी, तो E कम हो जाएगा। हमें इंक्रीज पूछा है तो ये गलत है। क्यूरिंग पीरियड जितना कम होगा उतना हम कम स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे, तो इसलिए FCK भी कम होगा। वाइब्रेशन कम होगा तो कॉम्पैक्शन, पुअर कॉम्पैक्शन देंगे, और पुअर कॉम्पैक्शन होगा तब भी 28 डेज की जो स्ट्रेंथ है वो हमें कम मिलेगी। पर वहीं पर अगर एज के साथ बात करें तो ये सही होगा, क्योंकि FCK जो है वो एज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ती है वैसे वैसे FCK बढ़ता है और आपका जो यहां पर यंग मॉड्यूलस है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स टू करेक्ट पर्पसेस एज रिगार्ड्स टेस्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट बाय अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड। ये एक आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो ये किस लिए काम आता है? टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट इन सीटू। इन सीटू मतलब फील्ड कंडीशन, आप फील्ड में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी पता कर सकते हैं। सही बात है। टू डिटरमाइन द डायनामिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी सही है। डायनामिक मतलब शॉर्ट टर्म वाला। टू लोकेट द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स, क्रैक्स भी मालूम चल जाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी डी आंसर। ये ध्यान रखना कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है अल्ट्रासोनिक पल्स, उससे हम क्रैक भी पता कर सकते हैं, डायनामिक मॉड्यूलस निकाल सकते हैं, ठीक है, और साथ में हम यहां पर जो फील्ड पे उसकी क्वालिटी भी पता कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला है फॉर लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट फ्लोर फ्लेक्स द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन इज। अगर हम LSM मेथड की बात करें और बेंडिंग के लिए बात करें तो जो इसमें स्ट्रेस डायग्राम बनता है, ठीक है, वो कैसा बनता है उसको समझ लेते हैं। इतना पूरा कंप्रेशन में जा रहा है, यहां पे टेंशन आ जाएगा। अब इसमें जो स्ट्रेस ब्लॉक बनता है वो एक पर्टिकुलर रेंज तक कैसा होता है? रेक्टेंगल। तो ये होता है 0.45 FCK और ये
यहां पर रेक्टेंगल, अगर इसकी ये जो डेप्थ है ये XU है, तो यहां पर ये जो डेप्थ होती है जितना वो रेक्टेंगल है वो 3/7 XU होता है, और जिसमें पैराबोला होता है वो 4/7 XU होता है। अब हमें एरिया निकालना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें पता है CR का जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फोर्स वो होता है 0.36 FCK BXU। तो इसमें से अगर हम B को हटा दें, CR तो क्या फोर्स है, हमसे क्या पूछा है यहां पे रिजल्टेंट एरिया, तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास एरिया बनेगा स्ट्रेस ब्लॉक का वो बनेगा 0.36 FCK XU, क्योंकि उसमें स्ट्रेस का हमसे एरिया पूछा है, फोर्स नहीं पूछा है, स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया पूछा है। तो एक तो स्ट्रेस आएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को, जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक FC क्या आएगा, एक XU आएगा, तो फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, डी आंसर। इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है, तो एक तो रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0.45 FCK इंटू 3/7 XU, और साथ में जब पैराबोला वाला निकालेंगे तो इसका एरिया होता है 2/3, तो 2/3 इंटू बेस है 0.45 FCK, और इंटू में ये वाला तो ये होता है 4/7 XU। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय LSM डिपेंड्स ऑन। देखिए बैलेंस, अगर WSM की बात करें तो PT बैलेंस का फॉर्मूला होता है 50K सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST। ठीक है, और K जो है आपको पता हो तो वो ग्रेड ऑफ स्टील का फंक्शन है, और ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और ये ग्रेड ऑफ स्टील। तो अगर यही क्वेश्चन WSM में पूछते तो हमारा आंसर होता F5 पे डिपेंड करेगा और FCK पे, कॉन्क्रीट की ग्रेड और स्टील की ग्रेड। मतलब हम दो आंसर देते 1 और 2, पर क्वेश्चन LSM का पूछा है। LSM में PT लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है 41.37 FCK अपॉन FY इंटू XU लिम बाय D। अगर यहां पर देखें तो PT लिमिटिंग में कहीं भी ज्योमेट्री नहीं आ रही, आपको लगेगा D भी आ रहा है, तो D में क्या है, ज्योमेट्री आ रहा है, पर यह गलत ऑप्शन होगा। क्यों, वो बता रहा हूं। एक तो FCK आ रहा है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, एक आ रहा है FY ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब ये दो तो सही हो गए, 1 और 2। 1 और 2 जहां जहां होंगे वही सही होगा, मतलब ये तो गलत है और ये भी गलत है। 1 और 2 इन दो ही ऑप्शन में है। अब ज्योमेट्री आएगा या मॉड्यूलस आएगा। अब ज्योमेट्री क्यों नहीं आएगा और यंग मॉड्यूलस क्यों आएगा वो समझाते हैं। जब हम XU लिम बाय D को डिराइव किए थे, आपको अगर पता हो तो सिमिलर ट्राइंगल इन स्ट्रेन डायग्राम हमने लगाया था बैलेंस सेक्शन में, तो यहां पर वैल्यू थी स्टार, और ये था XU लिम बैलेंस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस, और ये था हमारे पास 0.0035, और ये वैल्यू थी हमारे पास D माइनस XU लिम। तो जब हमने सिमिलर ट्राइंगल लगाया था तो हमने लिखा था D माइनस XU लिम अपॉन XU लिम, और यहां पे लिखा था एप्सिलॉन ST स्टार, इसकी वैल्यू होती है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, और अपॉन में 0.0035। जब इसको फर्दर सॉल्व किया, मतलब आप समझो, इससे ये तो बन जाएगा D अपॉन XU लिम, और ये बन जाएगा -1 उधर जाएगा, मतलब कुल मिला के आप ये समझो XU लिम बाय जो D है वो कहीं ना कहीं, एक तो 0.002 ये सब तो कांस्टेंट है, वो मेनली एक डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील पर भी वो डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली कर रहा है बट कर रहा है, स्टील भी उसमें आ रहा है। उसकी वैल्यू 2 × 10⁵ रखने पर फाइनली फिर हमारे पास वो वैल्यू आती थी 0.53, 0.48, 0.46, 250, 415 और 500 के लिए। पर अल्टीमेटली क्या वो यंग मॉड्यूलस का फंक्शन है? हाँ, यंग मॉड्यूलस का फंक्शन है, तो ये सही होगा। अच्छा, ज्योमेट्री क्यों गलत है? क्योंकि हमसे पीटी लिमिटिंग पूछा है, और XU लिम जो है वो ES का फंक्शन नहीं है,
एक्सयू लिम बाय डी ईएस का फंक्शन है, इसलिए ये पूरी टर्म, तो डी का यहां पे कोई रोल नहीं है, एक्सयू लिम ईएस का नहीं, एक्सयू लिम बाय डी ईएस का है, इसलिए ये पूरी टर्म ईएस का फंक्शन है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछते एएसटी लिमिटिंग किसका फंक्शन होगा, तो फिर हम बोलते एफसीके पे डिपेंड करेगा, एफ वाई पे करेगा, ईएस पे करेगा, और फिर बी क्रॉस डी मतलब ज्योमेट्री पे भी करेगा, तो फिर चारों सही होते हैं। क्योंकि पीटी लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है एएसटी लिमिटिंग अपॉन बीडी इंटू 100, एएसटी लिमिटिंग अपॉन बीडी इंटू 100। तो हम यहां से बीडी को उस तरफ भेज देते, तो फिर एएसटी लिम इस पर भी कर रहा है, इस पर भी कर रहा है, ये ईएस का फंक्शन है, साथ में बीडी पर भी करता है, तब ज्योमेट्री आता। परसेंटेज टेंशन एनफोर्समेंट ज्योमेट्री पे नहीं करेगा। और अगर डब्ल्यूएसएम से ये क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील, क्योंकि उसमें जो के है वो खुद एफएसटी का फंक्शन होता है, उसमें ईएस नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, यानी डी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक, अगला इन आरसी सेक्शन अंडर फ्लेक्चर द अजम्पशन दैट अ प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इसका क्या मतलब है, ये क्या डिनोट करता है। स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, स्ट्रेस डायग्राम लीनियर, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लीनियर, और शियर स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, ये तो अलग ही है, इसका कोई इसमें रिलेवेंस नहीं है। प्लेन सेक्शन वाला जो अजम्पशन है बच्चों, इसको बर्नौली का अजम्पशन कहा जाता है, और इस अजम्पशन का मतलब आप ध्यान रखना, इसका सिर्फ एक ही मतलब है, स्ट्रेन डायग्राम लीनियर। चूंकि होता क्या है, जब हम WSM लगाते हैं तो वहां पे हुक्स लॉ भी वैलिड होता है, और हुक्स लॉ बोलता है जैसा जैसा स्ट्रेन वैसा वैसा स्ट्रेस वेरी करेगा, तो उस तरीके से फिर स्ट्रेस भी लीनियर हो जाता है, स्ट्रेस भी लीनियर हो जाता है ड्यू टू हुक्स लॉ इन WSM। मतलब WSM में दोनों लीनियर हैं, वहीं पर LSM में बात करें तो वहां पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, तो वहां पे स्ट्रेस डायग्राम है वो लीनियर नहीं होगा, वो कर्वी लीनियर होगा, इज नॉट लीनियर। मतलब LSM में ये अजम्पशन वैलिड है, तो LSM में स्ट्रेन लीनियर है, स्ट्रेस नॉन लीनियर है, और WSM में दोनों लीनियर है। बट अगर आपसे पूछ रहे हैं ये अजम्पशन क्या बोल रहा है, तो ये अजम्पशन सिर्फ बोल रहा है स्ट्रेन लीनियर। आप ये मत बोलना कि स्ट्रेस लीनियर। स्ट्रेस WSM में इसलिए लीनियर हुआ क्योंकि वहां हुक्स लॉ वैलिड हो गया था, ठीक है, वो इलास्टिक मेथड है, इसलिए इसका सिर्फ आंसर यही होगा। अच्छा, इससे और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ये भी इसे समझना कि ये जो अजम्पशन है ये किसके लिए वैलिड है, तो ये जो अजम्पशन है स्ट्रेन वाला, ये वैलिड है शॉर्ट बीम के लिए, और ये किसके लिए वैलिड नहीं है, ये डीप बीम के लिए नॉन वैलिड है। डीप बीम में ये अजम्पशन वैलिड नहीं है, उनका स्ट्रेन लीनियर नहीं होगा। शॉर्ट बीम कौन होती है, वो जो बेंडिंग और शियर फोर्स दोनों के लिए डिजाइन होगी, और डीप बीम कौन होती है, जो सिर्फ बेंडिंग में डिजाइन होगी, शियर में वो ऑलरेडी सेफ हो जाती है क्योंकि डेप्थ इतनी ज्यादा होती है, तो उनका जो टाउ वी है बहुत कम आएगा, टाउ वी बराबर V/BD बहुत कम आएगा। शॉर्ट बीम क्या होती है, तो अगर L/D आपका 2 से ज्यादा है या L/D 2.5 से ज्यादा है तो शॉर्ट बीम, और L/D 2 से कम है या बराबर है तो डीप बीम, और L/D 2.5 से कम है या बराबर है तो डीप बीम। ये वाला सिंपली सपोर्टेड बीम और ये वाला नियम कंटिन्यूस बीम के लिए वैलिड है। सिंपली सपोर्ट में 2 आएगा रेशो और कंटिन्यूस में 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेन। सही बात है, क्योंकि यंग मॉड्यूलस आपको पता है, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया एफसीके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये सही स्टेटमेंट है। एफसीके बढ़ाएंगे ई बढ़ेगा। अगला है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेन, ये भी सही है, क्योंकि चाहे आप टाउसी बोलो या टाउसी मैक्स बोलो, दोनों के दोनों एफसीके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाउसी एफसीके का फंक्शन है, फंक्शन एफसीके का है, और साथ में पीटी परसेंटेज का फंक्शन है। वहीं पे टाउसी मैक्स सिर्फ फंक्शन है एफसीके का, बट दोनों डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। टाउसी मैक्स का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, 0.63 अंडर रूट एफसीके आता है, तो मतलब टाउसी मैक्स भी डायरेक्टली है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास 20।
बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर कॉन्क्रीट बीम हैज अ विड्थ 150 mm, विड्थ दे दी 150 mm। आगे बोला है उसका इफेक्टिव डेप्थ दे दिया है हमें 330 mm इफेक्टिव डेप्थ। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 415 है। स्ट्रेस ब्लॉक आपको जैसा आईएस कोड मानता है वैसे ही मानना है, मतलब पैराबोलिक एंड रेक्टेंगल। एक्सयू लिम बैलेंस सेक्शन वाली जो है उसको आप 0.48 मानेंगे, एक्सयू लिम बाय डी को आप 0.48 मानेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। और इन्होंने बोला है कि इसका सेक्शन बैलेंस्ड मानकर इसका लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब डायरेक्टली आपसे एमयू लिम पर न्यूमेरिकल है। एमयू लिम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है 0.153 बीडी स्क्वायर एफ सी के, ठीक है, ये होता है 148 सॉरी 0.14853 तो क्या होता है एक्सयू लिम बाई डी 53 48 46 534846, ये होता है 0.148, एक होता है 0.138 बीडी स्क्वायर एफ सी के, और एक होता है हमारे पास 0.134 बीडी स्क्वायर एफ सी के। ये है एफई 250 के लिए, ये एफई 415, ये एफई 500। अब क्वेश्चन किस पर है 415, तो यहां वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गया 0.138। बी हमारे पास कितना है 150, डेप्थ हमारे पास कितनी इफेक्टिव 330, तो 330 का स्क्वायर, और एफ सी के है 20 m20। सॉल्व करोगे ये आएगा 45 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन mm, न्यूटन mm। किलो न्यूटन मीटर में करोगे 10 की पावर 6 का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 45 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जिट आंसर आएगा आपका 45.07। शॉर्टकट फॉर्मूला जो बताया उससे आप निकाल सकते हैं। अगला है सर्टेन आरसी स्ट्रक्चर हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग ए सी कोस्ट। मिनिमम ग्रेड क्या होगा, तो ये हमने पढ़ा हुआ है आरसीसी के अंदर मिनिमम ग्रेड क्या होता है M30। इसमें और भी चीजें मैंने पिछले वाले सेशन में बताई थी, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना क्या होना चाहिए, M30 से कम नहीं होना चाहिए। M20 से ज्यादा हो वो तो कितना भी हो सकता है, M से 20 से ज्यादा M30 से कम ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मिनिमम इतना होना चाहिए। अगले पर आते हैं। अगला है फुटिंग शैल बी डिजाइन टू सस्टेन applied loads, moment and forces under relatable loading condition and induced reaction। तो इसमें बच्चों तीनों सही हैं, जो कि आपको पता है अप्लाइड लोड से हम फुटिंग का एरिया फाइंड करते हैं, राइट, एरिया बराबर लोड अपॉन एसबीसी ऑफ सॉइल। दूसरा इंड्यूस्ड रिएक्शन जो आती है जिसको हम नेट अपवर्ड प्रेशर बोलते हैं, उसी से हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, और उसी से हम शियर फोर्स निकालते हैं, और उसी से हम पंचिंग शियर स्ट्रेस निकालते हैं। और मतलब वहीं पर हम बीम को बेंडिंग, वन वे और टू वे शियर के लिए भी डिजाइन कर रहे हैं, मतलब मोमेंट और फोर्सेस के लिए भी करना है और इंड्यूस्ड रिएक्शन के लिए भी करना है। तो सही आंसर है 1, 2 एंड 3, तीनों पैरामीटर को देखा जाता है। ये क्लॉज नंबर 34.1 है आईएएस कोड का। आईएएस कोड लिखता है फुटिंग शैल बी डिजाइन टू सस्टेन द अप्लाइड लोड्स, moment and forces and the induced reaction, so ensure that any settlement which may occur shall as nearly as uniform as possible। ठीक है, ताकि जो सेटलमेंट हो वो बहुत यूनिफॉर्म हो, और जो एसबीसी है सॉइल में जो स्ट्रेस आए वो एसबीसी को एक्सीड ना करें, वरना शेयर फेलर हो जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए, अप्लाइड लोड के लिए, इंड्यूस्ड रिएक्शन और मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए ऐसे डिजाइन करो कि ना तो सॉइल का शेयर फेलर हो, ना सॉइल में सेटलमेंट फेलर हो। आगे बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस इन डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इन फ्लेक्सर, ओवर रेनफोर्स्ड, टेंशन फेलर, कंप्रेशन फेलर, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। कौन सा केसेस ऐसे हैं जो सेफ माने जाते हैं डिजाइनिंग के लिए? देखो आपको पता होगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में ब्रिटल फेलर होता है, कंक्रीट फेलर, कंप्रेशन, तो उसमें वार्निंग नहीं मिलती, इसलिए उसको सेफ नहीं माना जाता है। तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन तो सेफ नहीं है। कंप्रेशन फेलर जो होता है वो ब्रिटल फेलर है, उसमें वार्निंग नहीं मिलेगी, तो वो भी सेफ नहीं है। टेंशन फेलर हमेशा डक्टाइल फेलर है और वहीं पर आपको वार्निंग मिलेगी, और यही फेलर अंडर रेनफोर्स्ड में होता है, इसलिए 2 and 4 करेक्ट है। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन
डिजायरेबल होता है और उसमें टेंशन फेलर होता है, उसमें एम्पल वार्निंग मिलती है बिफोर फेलर, डक्टाइल फेलर है इसलिए वो डिजायरेबल है, वो सेफ है। नेक्स्ट इज द परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर M25 ग्रेड कॉन्क्रीट इज 8.5। ठीक है, परमिसिबल दिया रखा है मतलब सिग्मा सीबीसी आपको दे दिया 8.5 M25 के लिए। आगे बोल रहा है इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बताओ। देखो सबसे मेन अगर हम शॉर्ट टर्म वाला देखें तो शॉर्ट टर्म जो मॉड्यूलस है उसका फॉर्मूला होता है आपका 5000, मतलब इसमें पहले एक तो क्या आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 ES अपॉन EC होता है, और कॉन्क्रीट का जो लेंगे वो लेंगे 5000 अंडर रूट FC के। तो ये तो हो गया आपका 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, और 25 का अंडर रूट होगा 5 और 5 इंटू 5000 होगा 25,000, तो ये 10 टू दी पावर 3 हो गया, इससे कैंसिल करेंगे। 25 का 4 होता है 100 तो 200 होगा 8, तो ये तो आ गया 8। वहीं पर अगर हम लॉन्ग टर्म वाला देखें तो लॉन्ग टर्म वाले का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 1 प्लस थीटा अपॉन 5000 अंडर रूट FC के, ये लॉन्ग टर्म वाला है। बट क्वेश्चन में ये समझना है कि यहां पे कहीं भी एज ऑफ लोडिंग नहीं दी है। थीटा की वैल्यू होती है 2.2, 1.6, 1.1, 7 दिन, 28 दिन, 1 साल, बट कहीं भी एज ऑफ लोडिंग मेंशन नहीं है। क्वेश्चन में थीटा मेंशन नहीं है, मतलब ये नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, m बराबर 280 के अपॉन में 3 इंटू सिग्मा सीबीसी दिया है तो ये यूज करेंगे, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारे पास 8.5। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 10.98। ये M25 का सिग्मा सीबीसी ये होता है, तो ये वैल्यू लगभग हो जाती है 11। मतलब वो हमसे यही वाला पूछ रहा है, ये पार्शियल इफेक्ट वाला है, लॉन्ग टर्म नहीं है, बट जैसी कंडीशन गिवन है उस अकॉर्डिंग यही निकाल सकते हैं। तो 8 और 11 आंसर होगा, यानी ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फटीग इन आरसीसी बीम विल नॉट बी प्रॉब्लम विद द नंबर ऑफ साइकिल इज लेस देन। देखो किसी भी स्ट्रक्चर में फटीग कब तक सेफ है, जब आपकी जो नंबर ऑफ साइकिल है वो आपकी हो 10 लाख साइकिल। 10 लाख, 1 लाख कितना होता है 10 टू दी पावर 5, तो लगभग 10 की पावर 6 साइकिल जो होती है वहां तक कोई भी स्ट्रक्चर सेफ होता है फॉर एनी स्ट्रक्चर, तब ये आंसर होता है। जैसे स्टील अगर बोला तब ये आंसर होगा, 10 की पावर 6 तक वो सेफ है। बट कॉन्क्रीट ब्रिटल है, उसका फटीग स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, तो इसलिए उसमें जो नंबर ऑफ साइकिल एक्सपेरिमेंटेड निकल कर आती है वो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है 20,000। एज पर कोडल प्रोविजन 20,000 साइकिल तक ही कॉन्क्रीट सेफ है फटीग फेलर में। उससे ज्यादा साइकिल हुई तो उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगेगी और वो फेल हो जाएगा। तो यानी 20,000 ये ध्यान रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एज इट इज को याद रखें, फैक्चुअल डेटा। नेक्स्ट इज द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मिक्स इज 20। ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, मतलब FC के हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रखा है इसका 4 है, और K बोल रखा है हमारे पास 1.64 है। इसका एवरेज निकालना, एवरेज मतलब मीन क्या होगा FC के प्लस 1.645 इंटू सिग्मा, और ये हो गया 20, और 1.64 इंटू 4 ये होता है 6.6, मतलब 26.6 मेगा पास्कल, 26.6। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, 26.6 मेगा पास्कल। बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक, तो 26.6। आप ये ध्यान रखें M10 और 15 के लिए सिग्मा होता है 3.5, M20 और 25 के लिए होता है 4, और M30 से 50 के लिए होता है 5। तो जब 1.64 सिग्मा हम करते हैं, अगर ये आप याद रख लो तो आपको पूरा कैलसी यूज नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, बहुत कम टाइम में आप निकाल लोगे। जब 1.64 इंटू 5 करते हैं आपका आंसर 8.2 आता है। जब 1.64 इंटू 4 करते हैं आंसर 6.6 आता है। तो जो भी FC के हो उसमें सीधे ये ऐड कर देना, और ऐसे ही अगर हम 1.64 इंटू 3.5 करेंगे तो ये आता है 5.74। तो आप सीधे अगर ये जोड़ दोगे FC के में तो भी आपका फटाफट FM आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा
थर्ड सेशन आरसीसी पे, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार सेशन के अंदर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, उनको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। इस पूरे सेशन का पीडीएफ, डिटेल सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि AEC प्लस एपन वाईटी डिस्कशन चैनल है, AEC का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको जाके ज्वाइन करें और इसका पीडीएफ वहां से आपको मिल सकता है। ठीक, तो यहां पर अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे आपको ये वीडियोस लग रहे हैं और इसमें क्या आप कुछ और चेंजेस चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो शौर्य सीरीज है इसमें सब्जेक्ट्स किस अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, कि अगर टाइमिंग है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, ठीक है, वो पूरा कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा हमने टेंटेटिवली आपके साथ शेयर किया है। और सैटरडे संडे के दिन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लाइव जुड़कर फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर SSC JEE मेंस। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।